हेलो फ्रेंड्स, रविंद्राज आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रविंद्राज 24/7 लर्निंग ऐप पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके सामने जो आता है वो ये आता है कि सबसे पहले हमें एम को डिसाइड कैसे करना है, अपने लक्ष्य को निर्धारण कैसे करें। एम यानी कि लक्ष्य कैसे निर्धारित करें, कैसे निर्धारित करें। आपने अगर किसी लक्ष्य का निर्धारण किया है, आपने अगर किसी लक्ष्य का निर्धारण किया है तो उसको निर्धारित करें कैसे, आपने किस तरह से आपके किया है किसी लक्ष्य का निर्धारण। पहला क्वेश्चन तो आपके यही आया और बहुत ही सोचने वाली आपकी बात है कि हम में से जो ज्यादातर जो लोग हैं वो अपने एम का निर्धारण अपनी क्षमताओं या अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ना करके उस लक्ष्य का निर्धारण आपके वो लोग करते हैं। कैसे कैसे निर्धारण करते हैं वो लोग? दूसरे को देखकर या दूसरे की बातों को सुनकर। जैसे कि आपका कोई रिश्तेदार एसएससी में सिलेक्ट हो गया या आईएएस में सिलेक्ट हो गया, ठीक, या एसआई में सिलेक्ट हो गया, तो आपने भी अपना लक्ष्य बना लिया कि मुझे एसएससी निकालना है, एसआई निकालना है या आईएएस निकालना है। अब यहां आपने अपने जो लक्ष्य का निर्धारण किया वो किसी को देखकर किया, पहला ये हुआ। दूसरा, हमारी इंडियन सोसाइटी में एक और होता है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है। उनके पेरेंट्स जो उनसे बोल देते हैं कि आपको ये बनना है, आप उसी दिशा में चलना शुरू कर देते हो, ठीक है। अब आपके पेरेंट्स को नहीं पता आपकी क्षमताएं क्या है, ये आपको पता है कि आपकी क्षमताएं क्या है, और जो आपकी क्षमताएं हैं आप उसी के अकॉर्डिंग, ठीक, क्या कर सकते हो, कोई एग्जाम क्रैक कर सकते हो या कोई आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा ये हुआ। तो हम लोग ज्यादातर जो अपनी एम का निर्धारण करते हैं वो या तो किसी को कॉपी करके करते हैं या पेरेंट्स या रिलेटिव्स के द्वारा जो हमसे बोल दिया जाए हम उसे करते हैं, ठीक। इस तरह से अगर आप एम का निर्धारण कर रहे हो तो ये पूरी तरह से गलत है, ठीक। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग जो गवर्नमेंट एग्जाम की जो तैयारी करते हैं वो इस एग्जाम में फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी क्षमताएं, अपनी योग्यता और अपनी इच्छा को जाने बगैर इस लक्ष्य के पीछे आपके लगे रहते हैं, और जिस लक्ष्य के लिए आपकी इच्छा, क्षमता और योग्यता है ही नहीं, उस लक्ष्य को आप कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते, ठीक। और यही होता है अनसक्सेस का मेन रीजन। तो सबसे पहले कि हम जो लक्ष्य का निर्धारण आपके करें, ठीक है, उसे करें कैसे, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो याद रखना, कभी किसी को कॉपी करके अपना एम निर्धारित नहीं करना है, और दूसरा आपके कभी पेरेंट्स या रिलेटिव्स की बातों में आकर अपने एम का निर्धारण नहीं करना है। दूसरा आपने ये देखा। तो अब हमें अगर अपने एम का निर्धारण करना है तो करना कैसे है, अब हम ये देखें। तो यहां समझना, जब भी आप अपना कोई एम लेके चले, कोई लक्ष्य लेके चले, लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, लक्ष्य हो सकता है कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपने रखा हो, गवर्नमेंट जॉब में भी लक्ष्य हो सकता है आपने एसएससी रखा हो, गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकता है लक्ष्य आपने आईएएस रखा हो, कुछ भी रखा हो, ठीक है। और जरूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब ही आपका लक्ष्य है, हो सकता है लक्ष्य आपने बिजनेस रखा हो सकता है लक्ष्य आपने स्पोर्ट रखा हो, कुछ भी रखा हो। दुनिया में आपने किसी भी लक्ष्य को निर्धारित किया है तो उस लक्ष्य को निर्धारित करने के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, और उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार आपको अपने लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले सभी लोग आप आ जाइए, ठीक। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी लोगों के लिए शुरू हो रहा है। अगर ये क्लास आप लोग अगर समझ लेंगे, सुन लेंगे, तो आपकी सफलता के जो चांसेस होंगे वो आपके ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक। तो आप अपने दोस्तों तक फटाफट इसे शेयर कीजिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास का बेनिफिट उठा सकें। तो दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आपके एम यानी कि लक्ष्य का निर्धारण हमें करना कैसे है। सबसे पहली चीज याद रखना, सफलता का पर्याय ये नहीं है कि आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली तो ही आप सफल हो, ठीक है। आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर लें तब भी सफल हो सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में अपना करियर बना लें तब भी सफल हो सकते हैं, आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाएं तब भी आप सफल हैं, एक अच्छे पॉलिटिशियन बन जाएं आप तब भी आप सफल हैं। सफलता के कई फील्ड होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक सरकारी नौकरी सफलता का एकमात्र फील्ड नहीं है।
और जिस भी फील्ड में आप सफलता चाहते हो या जो भी आपने अपने एम का निर्धारण किया है, उसके लिए हम कुछ बातों को अगर हम समझ लें तो हमारी सफलता के जो चांस होंगे वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक, थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि हमने अपना लक्ष्य रखा है कोई भी गवर्नमेंट जॉब, लाइक एसएससी, लाइक एसआई, लाइक आईएएस, XYZ, कोई भी गवर्नमेंट जॉब, ये हमने अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है। तो अब सबसे पहले हम इस लक्ष्य को जब निर्धारित कर रहे हैं तो हमें ध्यान क्या रखना है। ठीक है, किसी भी लक्ष्य का निर्धारण अगर आप कर रहे हैं तो आपको जो ध्यान रखना है, सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी, लक्ष्य का निर्धारण अपनी योग्यता के अनुसार करिए। लक्ष्य का निर्धारण अपनी योग्यता के अनुसार कीजिए। ठीक, योग्यता के अनुसार कैसे? आपने 12th पास किया है और आप लक्ष्य निर्धारित कर दो किसका, कि मुझे आईएएस बनना है, तो आईएएस बनने के लिए निर्धारित योग्यता कम से कम ग्रेजुएशन है, तो इसका मतलब आप आईएएस का लक्ष्य रख ही नहीं सकते। तो आप सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता को देखिए, क्या आपकी योग्यता उस काम को करने के लिए पूरी होती है। ठीक, पहला पॉइंट। अगर आपने 10th किया है तो 10th क्लास पर जो जॉब निकलती है आप उसे लक्ष्य बनाइए। अगर आपने 12th किया है तो 12th क्लास पे जो जॉब निकलती है उसे लक्ष्य बनाइए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन के बेसिस पे जो जॉब निकलती है वो लक्ष्य बनाइए। ठीक है, तो लक्ष्य का निर्धारित करने में सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो याद रखना है एलिजिबिलिटी यानी कि आपकी योग्यता। इसके बाद में आपको दूसरा पॉइंट जो याद रखना है वो याद रखना है कैपेसिटी। कैपेसिटी यानी कि आपकी क्षमता, कैपेसिटी यानी कि आपकी क्षमता। अब क्षमता कैसी? अब कई बार आपके अंदर योग्यता तो है लेकिन हो सकता है किसी कार्य को करने की क्षमता या कैपेसिटी आपके अंदर ना हो। कैपेसिटी आपके होती है फिजिकल। ठीक है, जैसे कि आपकी मान लिया कि हाइट है 5 फुट, आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया है और अब आप बनना चाहते हो एक आईपीएस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर। तो योग्यता तो है, ग्रेजुएशन कर चुके हो आप, लेकिन आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपके कम से कम जो मिनिमम हाइट चाहिए वो 5 फुट 5 इंच आपके चाहिए, 5 फुट 5 इंच। तो इसका मतलब आप फिजिकल कैपेबल नहीं हो आईपीएस बनने के लिए। तो ऐसे भी लक्ष्य का निर्धारण नहीं करना जिसके लिए आप कैपेबल ना हो। तो ऐसे भी लक्ष्य का निर्धारण नहीं करना जिसके लिए आप कैपेबल ना हो। तो ये दूसरा पॉइंट याद रखना कि आपको सबसे पहले अपनी लक्ष्य का निर्धारित करने टाइम एलिजिबिलिटी देखना है और कैपेसिटी देखना है। ठीक है, अगर आपकी हाइट कम है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है, अगर यही सचिन तेंदुलकर बास्केटबॉल को चूज करते तो क्या ये इसके कैपेबल थे? बास्केटबॉल में ये बास्केट तक पहुंच भी पाते? कभी पहुंच नहीं पाते, तो कभी गोल नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये कभी इतने सक्सेस नहीं होते। सक्सेस तभी मिलेगी जब आप अपनी एलिजिबिलिटी और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपने एम का निर्धारण करो। पहली चीज। अब आते हैं हम इसके बाद आगे। अब नेक्स्ट आगे याद रखना। ठीक, नेक्स्ट आगे जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि किसी भी लक्ष्य का आप जब निर्धारण कर रहे हो तो आपके उस कार्य को करने की डिजायर या इच्छा आपके अंदर हो। उस कार्य को करने की डिजायर यानी कि आपके इच्छा आपके अंदर हो, डिजायर या इच्छा आपके अंदर हो। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि जब आप किसी गवर्नमेंट जॉब का निर्धारण कर रहे हो कि आपको लाइक एसएससी देना है, तो ये देखो क्या एसएससी के अंदर जो योग्यता मांगी गई है वो आपके अंदर है। दूसरा, जो फिजिकल कैपेसिटी और मेंटल कैपेसिटी चाहिए क्या वो आपके अंदर है, और क्या उस जॉब को करने की इच्छा आप रखते हो। कई बार क्या होता है कि आपकी इच्छा नहीं होती लेकिन आपने फैमिली के दबाव में आके उसकी तैयारी आप शुरू कर देते हो। क्यों कर देते हो? कि फैमिली वाले चाहते हैं कि आपको पुलिस में जाना चाहिए और आप इसलिए पुलिस एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देते हो। तो याद रखना, एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले देखो क्या आपके अंदर एलिजिबिलिटी है। ठीक, क्या आपके अंदर कैपेसिटी है, क्या आपके अंदर डिजायर है। जब ये 3 चीजें आपके अंदर हो तभी आप अपना 100% एफर्ट किसके अंदर दे पाओगे?
तैयारी के अंदर दे पाओ। और जब तक 100% एफर्ट आप तैयारी के अंदर नहीं दोगे तब तक किसी भी एग्जाम में आप सक्सेस नहीं हो सकते, तब तक किसी भी एग्जाम में आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो हमने आपको ये बताया कि अगर हम बात करें आपके ठीक कि सबसे पहले हमें सरकारी नौकरी का लक्ष्य निर्धारित कैसे करना है, तो अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी कैपेसिटी और अपनी डिजायर को देखिए। अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं, ठीक, जैसे कि मान लिया कि आपको एसआई बनना है, तो एसआई बनने की योग्यता क्या आपके पास है, एसआई बनने की क्षमता है आपके पास, और एसआई आपकी इच्छा है बनना, तभी आप 100% वहां दे पाओगे। और जब तक आप 100% एफर्ट नहीं दोगे तो ये कंपटीशन आपके इतना टफ है कि 100% एफर्ट के बिना तो आप चपरासी का भी एग्जाम नहीं निकाल सकते। एग्जाम जितना छोटा होगा उतना ज्यादा कंपटीशन आपके होगा, ठीक है, और जितना ज्यादा कंपटीशन होगा वहां उतना ज्यादा एफर्ट आपको देना होगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ठीक। तो सबसे पहले देखा हमने आपके क्या कि लक्ष्य का निर्धारण करते कैसे। अब आते हैं हम इसके बाद आगे, ठीक। तो अब लक्ष्य का जब निर्धारण आपके कर ही लिया है, लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है, तो अब लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीति क्या हो, लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीति। इस रणनीति को याद रखना। अब किसी भी एम को प्राप्त करने की रणनीति की अगर हम आपके बात करें, ठीक है, तो यहां आपको कुछ रणनीति या कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। एक एक करके हम उन पॉइंट्स को आपके फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन कौन से आपके पॉइंट्स याद रखने हैं? सबसे पहले प्लानिंग, ठीक। सेकेंड, प्लानिंग के बाद स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क के बाद थर्ड कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के बाद फोर्थ पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस के बाद आपके फिफ्थ मोरल या सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और इसके बाद आगे लक। ये आपके कुछ फैक्टर हैं, ये आपके कुछ फैक्टर हैं जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के दौरान आपको याद रखना है, ठीक है। एक एक करके इन सारे फैक्टर्स को हम आपके डिस्कस करेंगे, और अगर ये फैक्टर आपने अपनी डायरी में नोट कर लिए और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने अगर अपनी तैयारी को शुरू किया तो यकीन मानिए कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। तो यहां जो आपको याद रखना है, ठीक, कहां कहां क्या याद रखना है। सबसे पहले आते हैं हम इस पॉइंट्स पे, ये 4 पॉइंट और ये 1 पॉइंट। प्लानिंग, स्मार्ट वर्क, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, ये सारे फैक्टर आपको जो याद करने हैं या याद रखने हैं तैयारी करने के दौरान, तैयारी या प्रिपरेशन करने के दौरान। जब आप प्रिपरेशन करें तो आपको ये 4 बातें आपके याद रखनी है, प्लानिंग, स्मार्ट वर्क, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, ठीक है। ये 4 बातें याद कब रखनी है? जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद जो मोरल या आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला वो विषय है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है एग्जाम हॉल के अंदर, एग्जाम हॉल के अंदर, एग्जाम हॉल के अंदर सिर्फ आपका मोरल आपके काम करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपके लक, नेक्स्ट आता है आपके लक, ठीक। और लक तो आपके ओवरऑल आपके ऊपर
या इसके ऊपर ही आपकी डिपेंड करेगी पूरी तैयारी। अब यहां एक एक पॉइंट करके समझना कि इसमें हर पॉइंट का अर्थ क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि हम लक्ष्य का निर्धारण आपके करें कैसे, एम को आपके कैसे डिसाइड करें। तो लक्ष्य का निर्धारण अगर हम करें कैसे, तो हमने आपके क्या कहा, एलिजिबिलिटी, कैपेसिटी और डिजायर, ये तीन चीजें आपके लक्ष्य का निर्धारण करेंगी। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, आप जब किसी कार्य को करने के प्रति एलिजिबल हो, कैपेबल हो और उस कार्य को करने की डिजायर आपके पास में हो, तभी आप उस कार्य में अपना 100% आप दे पाएंगे और तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में मान लिया कि आपने एम डिसाइड कर लिया, XYZ कुछ भी कर लिया, आपने एम डिसाइड कर लिया, लाइक आपको एसएससी का एग्जाम निकालना है, लाइक आपको आईएएस का एग्जाम निकालना है, लाइक आपको पीसीएस का, किसी का कुछ भी एम हो सकता है। तो सबसे पहला आपके पॉइंट आता है कि जब आपने एम डिसाइड कर ही लिया है तो अब उस एम को प्राप्त कैसे करना है, तो उसको प्राप्त करने का पहला तरीका होता है प्लानिंग। ठीक, तो अब सबसे पहले तो हम आपके ये देखें, पहला पॉइंट हमने एम को प्राप्त करने के लिए क्या बनाया, प्लानिंग यानी कि आपके नियोजन, प्लानिंग। ठीक है, अब प्लानिंग में आपको करना क्या है। ठीक, यहां सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब आप लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, ठीक, कर तो लिया कि आपको ये एग्जाम निकालना है, लेकिन कोई प्लान नहीं होता आपके पास उस एग्जाम को निकालने का, कोई प्लान आपके पास उस एग्जाम को निकालने का नहीं होता। तो प्लानिंग में आपको कितने पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले आपको प्लानिंग में निकालना क्या है, आपका सिलेबस, ये कितना है। ठीक है, दूसरा आपके पास टाइम कितना है, टाइम मतलब आपके एग्जाम कब है। ठीक, ये देखा। अब आपने देखा कि आपके पास अगर कोई सिलेबस है, सिलेबस में आपके मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, कंप्यूटर, ये है आपका सिलेबस, इतना सिलेबस है। ठीक है, और आपके पास एग्जाम में बैठने का टाइम है आपके पास 12 मंथ, इतना टाइम है। ठीक, तो यहां सबसे पहला प्लानिंग का मतलब यह है कि आपके पास जो 12 महीने हैं, उन 12 महीने में आपको ये इतना सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको मैथ्स भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है और कंप्यूटर भी पढ़ना है। ठीक है, तो यहां आप इस पूरे सिलेबस को अब आप ओवरऑल ब्रेक कीजिए। ब्रेक आप कैसे कीजिए कि 12 मंथ में आपको पूरा करना है, 12 मंथ में आपको ये सिलेबस क्या करना है, पूरा करना है। तो 12 मंथ में पूरा करना है, तो 12 मंथ के लिए आप प्रोग्राम बनाइए कि हर महीने कितना करेंगे, हर महीने क्या 6 मंथ का 2 बनाइए कि नेक्स्ट 6 मंथ में कितना करेंगे, फिर नेक्स्ट 6 मंथ में कितना करेंगे, 2 पार्ट में तोड़ दिए, फिर 6 मंथ में फिर आप इसे तोड़िए कि 1 महीने में आपको कितना सिलेबस करना है, फिर इसको आप 1 महीने के बाद आप 1 वीक पर आप तोड़िए और इस वीक के सिलेबस को आप 1 दिन के सिलेबस में तोड़िए। ऐसा हम आपसे बोल क्यों रहे हैं, ऐसा हम आपसे बोल इसलिए रहे हैं 1 साल का प्रोग्राम आपने बता दिया खत्म करना है। ठीक, लेकिन 1 साल का प्रोग्राम 1 दिन में खत्म थोड़ी होगा। पहले आप ये डिसाइड तो कर लीजिए कि पर डे आप इतना पढ़ेंगे, 1 वीक में इतना खत्म करेंगे, 1 महीने में आप इतना खत्म करेंगे, फिर अगले 6 महीने में इतना खत्म होगा, फिर नेक्स्ट 6 मंथ में इतना खत्म होगा। और किस तरह से आप इसे 12 मंथ में खत्म करेंगे, किस तरह से आप इसे 12 मंथ में आपके खत्म करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक तरफ आप अपने सिलेबस को लिखेंगे और एक तरफ आप लिखेंगे क्या, टाइम। आपके पास पर डे का एक चार्ट होना चाहिए कि पर डे आप कितना प्रोग्राम खत्म करेंगे। अब यहां एक दूसरा सिस्टम आता है। अब यहां आपने ये नोट तो कर लिया कि आपने पर डे के हिसाब से पर डे, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली, आपने इन 6 पार्ट का अपना एक चार्ट बना लिया। ठीक है, क्या बना लिया कि पर डे आपको कितना खत्म करना है, इसका चार्ट, वीकली कितना करना है, 1 मंथ में कितना करना है, ठीक, 6 मंथ में कितना करना है और 12 महीने में आपको पूरा करना है। ठीक है,
अब इसके बाद में आपने ये सिलेबस का चार्ट बनाया, तो अब यहां दूसरा पॉइंट आपको करना पड़ेगा, यहां टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सबसे जो मुश्किल आपकी काम है वो है आपकी ये टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे कि दिन के फिक्स हैं आपके पास 24 घंटे, दिन के फिक्स है आपके पास 24 घंटे, ठीक है। तो दिन के अगर आपके पास 24 घंटे फिक्स है तो इसमें आपको कॉलेज भी देखना है, अगर आप कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज के साथ कोचिंग भी देखना है, कोचिंग भी देखना है, ठीक। कोचिंग के बाद पर्सनल टाइम भी आपको चाहिए, पर्सनल टाइम। पर्सनल टाइम से आपके तात्पर्य जो आपको खाना पीना, ठीक, टीवी, सोना, नहाना, XYZ, ये जो पर्सनल आपके वर्क होते हैं इसका भी टाइम देखना है। इसके बाद आपके पास होता क्या है कि स्टूडेंट लाइफ में आपकी जो सबसे बड़ी आपकी जो जिम्मेदारी होती है वो होती है सामाजिक कार्यों की, सोशल वर्क, ठीक। स्टूडेंट लाइफ में आपको सबसे ज्यादा जो टाइम देना पड़ता है वो देना पड़ता है दोस्ती यारी पर, ठीक। और कुछ लोग आगे बढ़ जाएं तो उनको टाइम देना पड़ता है अपनी गर्लफ्रेंड को। और ये जो सोशल वर्क, दोस्ती यारी और ये जो गर्लफ्रेंड वाला, ये 24 घंटे में से 20 घंटे कब खराब करता है ये पता ही नहीं चलता। ये भी देना होता है, बहुत जरूरी है सोशल वर्क करना, ठीक। फिर इसके बाद में आपके दोस्त के भाई की शादी, दोस्त की नहीं, दोस्त के भाई की शादी, रिश्तेदार में मामा के साले के लड़के की शादी, तो ये जो शादी विवाह के जो कार्यक्रम होते हैं इनमें भी आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक। तो ये भी टाइम मैनेजमेंट करना है। और अब इन सारी प्रक्रियाओं से जब आप निकल जाते हो तब बचता है ये टाइम स्टडी का। इन सारी प्रक्रियाओं से जब आप निकल जाते हो तब आपकी ये टाइम बचता है आपके किसका, स्टडी का। अब स्टडी का आप जरा बताना इसमें टाइम बचेगा कितना, ठीक। सिचुएशन आपकी ये है कि जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कॉलेज, कोचिंग, पर्सनल टाइम, सोशल वर्क, इनमें इतना टाइम खर्च हो जाता है कि स्टडी के लिए टाइम ही नहीं बचता, ठीक। अब यहां याद रखना कि एक स्टडी आपके बताती है, एक रिसर्च आपके बताती है कि एक स्टूडेंट अगर साल भर का एवरेज निकालें तो एवरेज आपके, ठीक, 45 मिनट पर डे, इतना ही टाइम स्टडी को देता है। हम वादे तो बड़े बड़े करते हैं कि हम 6 घंटे पर डे पढ़ेंगे, 8 घंटे पर डे पढ़ेंगे, लेकिन अगर 365 दिन का अगर आप एवरेज निकाल दो तो एक स्टूडेंट जो भले ही आईएएस की तैयारी क्यों ना कर रहा हो, उसका एवरेज स्टडी टाइम होता है 45 मिनट पर डे। बाकी का पूरा टाइम ये जितनी भी सोशल प्रक्रियाएं हैं उसमें स्टूडेंट खत्म कर देता है। क्यों कर देता है? होता क्या है कि जैसे ही आप तैयारी करते हो, जोश में पहले दिन 8 घंटे पढ़े, दूसरे दिन 4 घंटे पढ़े, तीसरे दिन 2 घंटे पढ़े, ठीक। अब अगले 4 दिन तक शादी में चले गए, किताब उठाई नहीं, फिर लौट के आए, किसी के यहां डेथ हो गई, फिर उसके यहां चले गए, फिर अगले 8 दिन तक किताब नहीं उठाई। तो ये होती है कहानी, ठीक। फिर आपके अगले क्या हुआ कि देख लिया कि आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ बैठी है, तो आप 15 दिन तक किताब नहीं उठाई, सदमे में चले गए। तो यहां इतनी सारी प्रोसेसेस आपके स्टूडेंट्स के साथ में होती हैं कि स्टूडेंट आपके इन सारी प्रक्रियाओं में इतना उलझा होता है कि उसका जो एवरेज स्टडी टाइम होता है वो घट के रह जाता है 40-45 मिनट। इतने में तो एग्जाम नहीं निकलने वाला, इतने में तो एग्जाम नहीं निकलने वाला, ये ध्यान रखना। तो इस एवरेज स्टडी टाइम को आपको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। इस तरह से इस पूरे टाइम मैनेजमेंट को करना है जिससे कि एक एवरेज स्टडी टाइम बढ़ सके। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप 6 घंटे पढ़ो, हम आपसे ये नहीं कहते कि आप 6 घंटे पढ़ो, ठीक, लेकिन जितना भी पढ़ो, यहां दूसरा पॉइंट याद रखना, कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी आपके किसकी? कंसिस्टेंसी यहां 2 चीजों की होती है, ठीक। 2 चीजों की क्या? कंसिस्टेंसी कितने ओवर पढ़े, कितने ओवर पर डे पढ़े, कितने ओवर पर डे पढ़े, इसकी कंसिस्टेंसी हमें रखना है, या पर डे का सिलेबस पर डे पढ़े, पर डे का सिलेबस
पर डे का सिलेबस जो आपने निर्धारित किया है, अभी बताया था ना आपको पर डे कितना पढ़ना है, पर डे का सिलेबस पर डे पढ़े। कौन सी कंसिस्टेंसी को हमें ध्यान रखना है, पर डे का सिलेबस पर डे पढ़े। तो कंसिस्टेंसी यहां दो चीजों की आपकी होगी। कौन सी दो चीजों की कंसिस्टेंसी होगी कि पहला कितने ओवर पर डे पढ़े और दूसरा आपके पर डे का सिलेबस पर डे पढ़े। तो पहली जो कंसिस्टेंसी है वो है, ज्यादातर लोग क्या होते हैं यहां पे अटक जाते हैं कि हमने निर्धारित कर दिया कि 6 घंटे या 8 घंटे हमें पर डे पढ़ना है तो ये पढ़ना है, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता पढ़ क्या रहे हो, क्वालिटी को आप देखते ही नहीं हो, क्वालिटी को आप देखते ही नहीं हो, यानी कि आपके पर डे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इससे आपके कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं इससे आगे, ठीक है। तो यहां आपके है क्या, इस कंसिस्टेंसी को आपको बरकरार नहीं रखना है, आपको इस कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है कि पर डे का जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, पर डे का जो आपने सिलेबस निर्धारित किया है, उसको आपको पर डे पढ़ना है, ठीक है। पर डे का जो आपने सिलेबस निर्धारित किया है उसको आपके क्या करना है, पर डे पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, यहां पढ़ना है, राइट। पहली चीज क्लियर हो, अब आगे समझना, ठीक है। तो आपने दूसरी चीज क्या रखी, दूसरी चीज आपके क्या, कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक प्लान बनाएंगे। प्लान में एक तरफ सिलेबस लिखेंगे और एक तरफ आप टाइम लिखेंगे, एक तरफ सिलेबस लिखेंगे और एक तरफ आप टाइम लिखेंगे। फिर आप पूरे दिन का टाइम मैनेजमेंट करेंगे और उसके लिए हम एक सेपरेट स्टडी टाइम निकालने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में हम यहां सेपरेट स्टडी टाइम में अब कंसिस्टेंसी को बनाएंगे। कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता, यानी कि हमें पर डे इतना कार्यक्रम खत्म करना ही है, ठीक है। भले ही हमें नींद से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, सोशल वर्क से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, चाहे 15 दिन नहाने से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन पर डे जो हमने टारगेट रखा है कि इतना सिलेबस हमें खत्म करना है, उतना सिलेबस हमें खत्म करना है, उतना सिलेबस हमें खत्म करना है। अब यहां सिलेबस से तात्पर्य क्या है ये समझना। कोई भी आपके सिलेबस है, इसमें आपको दो चीजें हमेशा खत्म करनी होंगी, तब सिलेबस आपके खत्म होगा, ये याद रखना। पहला तो आपके सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ आपके पास में हो, ठीक। और जब अंडरस्टैंडिंग आपके पास में आ जाए तो दूसरा उसकी प्रैक्टिस। जब तक ये दो चीजें खत्म नहीं होगी तब तक आपके सिलेबस का पार्ट खत्म नहीं हुआ है। जैसे कि आपने पॉलिटी में पढ़ा फंडामेंटल राइट्स, ये आपने खत्म कर लिया, अंडरस्टैंडिंग इसकी बना ली, लेकिन फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चंस कितने आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, क्या ये क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, ठीक। आप करेंगे उसकी प्रैक्टिस, और जब आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तब आप मानना कि आपने जो लक्ष्य या जो सिलेबस पर डे का निर्धारित किया है वो आपका कंप्लीट हो गया। तो यहां करना क्या है, कंसिस्टेंसी को जो आपको बनाना है उसमें सबसे पहले पर डे का जो आपने लक्ष्य सिलेबस का निर्धारित किया है इसको निकाला, उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग कितनी बनाई आपने और उसके ऊपर प्रैक्टिस कितनी की आपने। अगर आपने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बनाई है और प्रैक्टिस नहीं की है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है, तो आपकी तैयारी अधूरी है। फिर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपने सॉल्व नहीं किए हैं तो आगे चल के कहीं ना कहीं आपको इसका सामना करना पड़ेगा, आगे चल के कहीं ना कहीं आपको इसका सामना करना पड़ेगा। तो एग्जाम हॉल में जो ह्यूमन मिस्टेक्स आपकी जितनी होती हैं या क्वेश्चंस जितने आते हुए गलत होते हैं, उसका कारण यह होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग तो है लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की, और प्रैक्टिस नहीं की इसी वजह से आपका यह सिस्टम क्या हो गया, कलेप्स कर गया। इसी वजह से आपका यह सिस्टम क्या कर गया, कलेप्स कर गया, ठीक। तो यहां अब आपको करना क्या है, प्लानिंग सबसे पहले, प्लानिंग के बाद आपकी कंसिस्टेंसी, ठीक है। प्लानिंग के बाद कंसिस्टेंसी, पर डे के सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग और पर डे के सिलेबस का आपके प्रैक्टिस, ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम इससे आगे, अब आते हैं हम इससे आगे। अब नेक्स्ट आगे याद रखना, कंसिस्टेंसी के बाद में आपको जो नेक्स्ट अपनी तैयारी का जो पार्ट याद रखना है, ठीक। पहले के जमाने में आपके जो लोग होते थे वो कहते थे आपके कि हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, ठीक। लेकिन हार्ड वर्क से अब कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क का जमाना गया।
अब हार्ड वर्क नहीं करना है, अब करना है हमें स्मार्ट वर्क, अब करना है हमें स्मार्ट वर्क। तो अब क्वेश्चन आपकी ये आया कि ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में अंतर क्या होता है। अगर ये कहानी हमारी समझ में आ जाए कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में आपके क्या अंतर होता है, तो स्वाभाविक सी बात है हम काफी कुछ चीजों को आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो समझना जरा यहां, ठीक है। तो यहां आपके हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को समझने के लिए हम आपको एक एग्जांपल देखते हैं। आप लोग आपके सुनते हो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ये वर्ड आप सभी लोगों ने सुना होगा। ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो, ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो। आप सभी को पता है कि ज्वालामुखी जो आपके होते हैं ये 3 प्रकार के आपके होते हैं। कौन से 3 प्रकार के? एक सक्रिय, एक्टिव, ठीक, एक सक्रिय के बाद सुसुप्त, डोरमेंट, और तीसरा आपके होता है मृत यानी कि एक्सटिंक्ट, मृत यानी कि एक्सटिंक्ट। 3 प्रकार के ज्वालामुखी या वोल्केनो होते हैं इस पूरी दुनिया में। कौन कौन से 3 प्रकार के आपके ज्वालामुखी या वोल्केनो होते हैं? ठीक है। अब नेक्स्ट, एक आपके होता है एक्टिव यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा आपके होता है डोरमेंट यानी कि सुसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा आपके होता है एक्सटिंक्ट यानी कि मृत ज्वालामुखी। ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। एक्टिव वोल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी वे होते हैं जिनका रेगुलर रिपीटेशन होता है, एक सिस्टमेटिक टाइम के बाद रेगुलर आते हैं। डोरमेंट वोल्केनो वो होते हैं जो कभी कभी आते हैं, और एक्सटिंक्ट वोल्केनो वो होते हैं जो पहले कभी आते थे लेकिन अब नहीं आते। ठीक, अब आप कहेंगे कि हम आपको ये वोल्केनो बता क्यों रहे हैं और इस वोल्केनो का स्मार्ट वर्क से रिलेशन क्या है। तो ये वोल्केनो हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहां अगर हम बात करें तो वोल्केनो से आप कंपेयर कर लो, आप किसको? सिलेबस को। वोल्केनो से किसको कंपेयर कर लो? सिलेबस को आप कंपेयर कर लो। वोल्केनो से किसको कंपेयर कर लो? आप सिलेबस को आप कंपेयर कर लो। ठीक है। जिस तरह से वोल्केनो 3 टाइप के होते हैं उसी तरह से आपके सिलेबस भी 3 टाइप का होता है। ठीक, किसी भी सिलेबस में जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो किसी भी सिलेबस में आपके, ठीक, 50% आपके जो सिलेबस आपके होता है, 50% सिलेबस वो होता है एक्टिव। ठीक, 30% सिलेबस आपके ये होता है डोरमेंट, और 20% सिलेबस आपके जो होता है वो होता है आपके क्या? एक्सटिंक्ट। सॉरी, 20% सिलेबस आपके क्या होता है? एक्सटिंक्ट। ये आपने सिलेबस को क्लासिफाई किया। इसका मतलब क्या है? मान लिया कि किसी एग्जाम में अगर आपके 100 क्वेश्चन आपके आने हैं तो इस 50% सिलेबस से आते हैं 70 क्वेश्चन, इस 30% सिलेबस से आते हैं 30 क्वेश्चन, और आपके इस सिलेबस से आते हैं 0 क्वेश्चन। अब आप आगे की कहानी समझ गए होंगे। ठीक, हम आपको बताना चाहते क्या है। आप क्या कीजिए, सिलेबस उठाइए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाइए। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि पूरे सिलेबस में से 50% सिलेबस ऐसा है जिससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, पूरे सिलेबस में से 30% सिलेबस ऐसा है जिससे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, और पूरे सिलेबस में से 20% सिलेबस ऐसा है जिससे क्वेश्चन आते ही नहीं है। 10 साल के आप सिलेबस उठा लो और 10 साल के सिलेबस में आपको ये पता चल जाएगा। जैसे कि आपको उठाते हैं, आपने पॉलिटी को उठाया, ठीक है, पॉलिटी को उठाया तो अब आपने देखा कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास, इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आता है, लेकिन आता कहां से है? ठीक, अब ये समझना है आपको। तो आता कहां से है तो आप देखना कहां से आएगा। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक,
हमेशा क्वेश्चन आपके आएगा किससे? संविधान सभा से, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक, ये सब आपके क्या है? ये एक्टिव पार्ट है। इन एक्टिव पार्ट में भी कुछ आपके और एक्टिव पार्ट होते हैं जहां से आपके रिपीट होते ही होते हैं क्वेश्चन। तो हमें सबसे पहले सिलेबस में ये पता लगाना है आपके कि ऐसा सिलेबस का कौन सा एक्टिव पार्ट है जिससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमेशा एक्टिव पार्ट से आते हैं और एक्टिव सिलेबस सिर्फ 50% होता है जो 70 क्वेश्चन देता है 100 में से। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इस एक्टिव सिलेबस पे भी आपकी कमांड मजबूत हो गई तो एग्जाम ऐसे क्रैक होगा। तो ये कहलाता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क का मतलब 100% सिलेबस करना और स्मार्ट वर्क का मतलब वो 50% सिलेबस करना जहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, जैसे कि कुछ पॉइंट्स हम आपको बताते चलते हैं। ठीक, जैसे कि आपने पॉलिटी पढ़ा, टॉपिक सुनते चलना, कहां से क्या क्वेश्चन आएगा, हर एग्जाम में आएगा। पॉलिटी में जैसे संवैधानिक विकास से अगर क्वेश्चन आया तो 1909, 1919, 1935 सबसे ज्यादा यहां से आता है, यहीं से आया। फिर अगले चांसेस पॉलिटी में बनते हैं फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन। ठीक, मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसमें भी आपके कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल है, आर्टिकल 14, 15, 19, 21। ठीक है, इन आर्टिकल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज से अगर क्वेश्चन आया तो क्या आएगा, कहां से ली गई है, किस समिति की सिफारिश पे आई है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बस यही पूछा जाता है और किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, क्वेश्चन आपके आया वाइस प्रेसिडेंट से आया तो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। ठीक, किस हाउस का आपके चेयरमैन उस हाउस का मेंबर नहीं होता, तो वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन होता है लेकिन उसका मेंबर नहीं होता। ठीक है, ये क्वेश्चन किससे हुआ? वाइस प्रेसिडेंट से। एक ही क्वेश्चन आएगा हमेशा सारे एग्जाम में। इसके अलावा और देखें हम एक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इससे आज तक एक ही क्वेश्चन आया, एग्जाम कितने भी हो। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है लेकिन संसद के दोनों सदनों की मीटिंग में भाग लेता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहां आपके हर टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं, जब आप सिलेबस को और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप कंपेयर करोगे, सिलेबस को एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जब आप कंपेयर करोगे तो आप खुद समझ जाओगे। क्या खुद समझ जाओगे आप कि क्या मामला है। ठीक, कि कौन से क्वेश्चंस आपके एक्टिव होंगे, कौन से डोरमेंट होंगे और कौन से एक्सटेंड होंगे, ये खुद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके नेक्स्ट पार्ट होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करो, सिलेबस को 3 पार्ट में तोड़ो, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटेंड। ठीक, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान दो एक्टिव पार्ट पे, उससे कम डोरमेंट पे और एक्सटेंड सिलेबस को हटा दो। तो ये होता है थर्ड पॉइंट किसी भी सफलता को प्राप्त करने का, स्मार्ट वर्क। अब आते हैं इससे आगे। अब स्मार्ट वर्क के बाद में आपकी जो नेक्स्ट पॉइंट है आपकी सक्सेस को प्राप्त करने का, तो नेक्स्ट पॉइंट हमने आपको क्या बताया था? पेशेंस। पेशेंस यानी कि आपके धैर्य। अब ये जो आपके पेशेंस है, ये पेशेंस आपके जरूरी क्यों होता है? पेशेंस आपके जरूरी क्यों होता है? ठीक है, तो अगर हम पेशेंस की आपकी बात करें तो जब आप तैयारी को आप शुरू करते हैं, जब आप किसे शुरू करते हैं? आप तैयारी को जब शुरू करते हैं तब आप यहां देखते क्या है तैयारी को शुरू करने के दौरान। ठीक, तो जब आप लोग आपके तैयारी को आपके क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो तैयारी को जब आप शुरू करते हैं तो यहां शुरुआत में तो बहुत जोश होता है आपके अंदर जब आप तैयारी को शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम आपके बढ़ता जाता है आपके अंदर डीमोटिवेशन का लेवल बढ़ता जाता है, मोटिवेशन आपके कम होता जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको यहां पेशेंस की जरूरत बहुत होती है, क्योंकि याद रखना समय फ्लैट बनाने में नहीं लगता, समय हमेशा महल बनाने में लगता है और महल बनने में टाइम लगता है। जितनी बड़ी आपको सफलता चाहिए उतना ही लंबे समय तक आपको धैर्य रखना होगा। ठीक, क्योंकि बिना धैर्य के बड़ी सफलताएं प्राप्त नहीं होती। तो जितनी लंबी आपको सफलता चाहिए उतना ही लंबा आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि बिना धैर्य के बड़ी सफलताएं प्राप्त नहीं होती। ये दूसरा पॉइंट आपके हुआ। अब यहां जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना कि होता क्या है कि कई बार आपने अपनी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से की और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। आपके किसी दोस्त का हो गया, पड़ोसी का हो गया, रिश्तेदार का हो गया, तो कई बार आपके ऐसा होता है कि आपका पेशेंस डगमगाने लगता है, पेशेंस आपके डगमगाने लगता है
और लड़कियों के केस में तो ये सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर होती है क्योंकि लड़कियां जब तैयारी करती हैं, अगर एक दो बार में उनका सिलेबस नहीं हुआ तो लड़कियों के ऊपर तो आपके जो शादी विवाह की जो जिम्मेदारी होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि उनके पेरेंट्स लड़कियों को ज्यादा टाइम नहीं देते। तो इस सिचुएशन में लड़कियों का पेशेंस डगमगाना स्वाभाविक रूप से आपके ठीक डगमगाएगा ही डगमगाएगा, लेकिन यहाँ हर स्थिति में आपको अपने पेशेंस को बनाए रखना है कि इस बार नहीं तो अगली बार होगा जरूर। ठीक, और होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मंगल ग्रह से आगे कोई एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। इस एग्जाम को हम सभी लोग इस पृथ्वी पर रहकर क्वालिफाई कर रहे हैं, और अगर जब दूसरा व्यक्ति कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। ठीक, बस लास्ट टाइम तक पेशेंस याद रखना। याद रखना, क्रिकेट के मैच में हार और जीत का फैसला हमेशा लास्ट ओवर की लास्ट बॉल करती है। अगर लास्ट ओवर की लास्ट बॉल फेंकने से पहले अगर आपने हार मान ली, ठीक, तो ये सही नहीं है। पहले मैच पूरा हो तो जाने दो। ठीक, क्योंकि आपने खुद देखा होगा कई मैच ऐसे होंगे जो शुरुआत में हाथ से निकल गए होंगे, लेकिन लास्ट ओवर में वो मैच हमेशा जीता गया होगा। तो यहां तब तक बनाए रखना है आपको क्या? पेशेंस। तब तक आपको क्या बनाए रखना है? पेशेंस, यानी कि धैर्य। ठीक, जब सोच लिया है तो अब करना है, जब सोच लिया है तो अब करना है। ठीक, तो यहां आपने देखा क्या कि हमने आपको बताया जब आप तैयारी को करने जाएं, जब आप तैयारी को करने जाएं तब आपको तैयारी करने के दौरान 4 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी 4 चीजें याद रखनी है? पहला प्लानिंग, दूसरा स्मार्ट वर्क, तीसरा कंसिस्टेंसी, चौथा पेशेंस। ये 4 चीजें तैयारी करने के दौरान याद रखनी है। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब ये जो आपके मोरल है, मोरल या सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये कब याद रखना है आपको? एग्जाम हॉल के अंदर। अब एग्जाम हॉल के अंदर अब इस मोरल से आपके तात्पर्य क्या है? क्यों मोरल की बात हम कर रहे हैं यहां एग्जाम हॉल के अंदर? ठीक, मोरल यानी कि मनोबल, मनोबल यानी कि मन का बल। आप सुनते हो कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, यानी कि अगर आपने मन में सोच लिया है कि यू कैन डू इट, देन यू कैन डू इट। ठीक, अगर व्यक्ति जीतता है तो अपनी वजह से जीतता है, और अगर व्यक्ति हारता है तो अपनी वजह से हारता है। और ये याद रखना, अगर आपको कोई हरा सकता है तो वो हो सिर्फ आप। अगर आपको कोई हरा सकता है तो वो हो सिर्फ आप, अदरवाइज दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। ठीक, तो यहां याद रखना, एक आपके ठीक बहुत बड़ा योद्धा हुआ करता था नेपोलियन। नेपोलियन अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहता है कि जब आप युद्ध क्षेत्र में खड़े होते हो तो हाथी, घोड़ा, तोप, तलवारें ये युद्ध जीतने में सिर्फ 25% रोल प्ले करती हैं। बाकी का जो 75% युद्ध जीता जाता है वो जीता जाता है मनोबल की वजह से। अगर युद्ध के अंदर आपका मनोबल हाई है, सेनापति का मनोबल हाई है और सेना का मनोबल हाई है, तो आप भीषण से भीषण युद्ध को आप जीत सकते हो। ठीक, इसके कई एग्जाम्पल आप देखना, कई एग्जाम्पल। ठीक, जैसे कई एग्जाम्पल में आपके सबसे पहला पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत के पहला युद्ध में आप सभी लोगों को पता है कि बाबर की सेना कितनी थी और इब्राहिम लोदी की कितनी थी। बाबर ने जब आनन फानन में अटैक किया इब्राहिम लोदी की सेना के ऊपर, तो इब्राहिम लोदी की सेना का आपके मनोबल टूट गया। तो 10,000 की सेना के साथ बाबर भारत आया था, उसने 1.25 लाख की लोदी की सेना को आपके रगड़ दिया और भारत में आपके मुगल वंश की स्थापना की। ये मनोबल टूटने और बड़े होने का ही तो परिणाम था। ठीक, पानीपत सेकेंड वार, हेमू अंतिम हिंदू विक्रमादित्य राजा, हेमू कोई युद्ध कभी नहीं हारा था, लेकिन इस पानीपत सेकेंड वार में हेमू की आंख में तीर लगा, हेमू की सेना का मनोबल टूटा और अकबर ने अपने शासन की स्थापना की। तो ये सब क्या था? इतिहास भरा पड़ा है आपके मोरल और आपके मनोबल के आपके एग्जाम्पल से। ठीक, तो यहां यह है कि किसी युद्ध को अगर जीतते हैं तो आप अपनी वजह से जीतते हैं और हारते हैं तो आप अपनी वजह से हारते हैं। जब तक आपके अंदर जीतने की क्षमता है या जब तक आपके अंदर जीतने की इच्छा है, आपको कोई हरा नहीं सकता। अब एग्जाम हॉल के अंदर आप मनोबल की बात कर क्यों रहे हैं, ये समझना। 100 क्वेश्चन का पेपर आपके हाथ में आया, आपने पहला क्वेश्चन देखा, नहीं आ रहा, दूसरा क्वेश्चन देखा, नहीं आ रहा, तीसरा क्वेश्चन देखा, नहीं आ रहा, चौथा क्वेश्चन देखा, ये भी आपको नहीं आता, 5वां क्वेश्चन देखा, ये भी आपको नहीं आता। यकीन मानना, अगर शुरू के 5 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, चेहरे पर पसीना आना शुरू हो जाएगा, चाहे कितनी भी सर्दियां हो।
फिर छठवां देखा वो भी नहीं आ रहा, 11वां देखा, सॉरी 7वां क्वेश्चन ये भी नहीं आता, 8वां क्वेश्चन ये भी नहीं आता, चेहरे पर पसीना बढ़ता जा रहा है, ठीक, दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखा वो भी नहीं आ रहा, पूरा मोरल ही डाउन हो गया 10वें क्वेश्चन के आते आते तक, और आपने अपने मन में सोच लिया कि अब इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होना, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो आते ही नहीं है। 11वां ही क्वेश्चन था कि प्लानिंग कमीशन का पहला चेयरमैन कौन था, उस पर भी लगाया है आप सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसा नहीं है क्वेश्चन आपको आता नहीं था। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन हमेशा कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, और पहला चेयरमैन कौन होगा, जो पहला प्राइम मिनिस्टर होगा, यानी जवाहरलाल नेहरू। आता था, लेकिन मनोबल खत्म हो चुका था 11वें क्वेश्चन के आते आते, आप उसको भी गलत कराए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका सिलेक्शन उन 10 क्वेश्चन ने नहीं रुकवाया, उस 11वें क्वेश्चन ने रुकवा दिया, जो आते हुए भी आपने गलत कर दिया, क्योंकि आपका मनोबल टूट चुका था। तो याद रखना, 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन अगर नहीं भी आते हैं एग्जाम में, तो वो आपकी सिलेक्शन को कभी नहीं रोकेंगे। आपकी सिलेक्शन को तो वो रोकेंगे क्वेश्चन जो आपको आते हैं, तब भी आप गलत करके आ रहे हो, ठीक। किसी भी एग्जाम का कट ऑफ 75 से 80 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं जाता, और 75 से 80 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर ऐसे होते हैं जिन्हें आप कर सकते हो। याद रखना कि सक्सेस और अनसक्सेस के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन का होता है। अगर कट ऑफ 75 क्वेश्चन होगा तो याद रखना आपके 73 या 74 क्वेश्चन सही होंगे। आपकी अगर सिलेक्शन रुका है तो 1 या 2 क्वेश्चन से रुका होगा, और वो आपने या तो अपने मनोबल के कमजोर होने से गलत किए होंगे, या आपने अपनी ह्यूमन मिस्टेक से गलत किए होंगे। क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर आपके मोरल होना तो चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा मोरल भी नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा मोरल आपके क्या कराता है, ये ह्यूमन मिस्टेक, मानवीय गलतियों को क्रिएट करा देता है, और ये मानवीय गलतियां आपके क्या करती हैं, कहीं ना कहीं आपको सफलता से दूर ले जाती हैं। तो अब यहां याद रखना कि अगर हम कोई भी आपके तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी तैयारी को करने में आपको तैयारी करने के दौरान प्लानिंग, स्मार्ट वर्क, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, इन 4 चीजों को याद रखना। एग्जाम हॉल के अंदर याद रखना मोरल। अब याद रखना, सक्सेस 100% से मिलती है, ठीक। आपको सक्सेस दिलाने में जो इन 4 चीजों का जो आपके रोल होता है, वो होता है सिर्फ 25%। यानी कि प्लानिंग, स्मार्ट वर्क, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, ये आपकी सक्सेस में सिर्फ 25% रोल प्ले करती है, ठीक है। बाकी का एग्जाम हॉल के अंदर जो आपका मोरल होता है, ये आपके सक्सेस में रोल प्ले करता है 74%, और सक्सेस में 1% का जो रोल होता है वो होता है लक, यानी कि आपका भाग्य, जिसे आप बोलते हो, ठीक है। तो 1% जो आपके रोल होगा आपके सिलेक्शन में, वो होगा आपके लक का। अब आप लक सोच रहे होंगे कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपके भाग्य में नहीं था, तो याद रखना, लक का मतलब भाग्य नहीं है। इस लक का जो मतलब है वो है आपके क्या, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। इस लक का जो मतलब है वो है आपके लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। अगर आपने मेहनत की है एक करेक्ट नॉलेज के अंडर, तो यकीन मानना आपका लक भी आपका साथ देगा, आपका लक भी आपका साथ देगा, और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को निकालने में सक्सेस होंगे। और ये है आपके 100% प्रिपरेशन और 100% सक्सेस का आपके एक फॉर्मूला, 100% सक्सेस का आपके एक फॉर्मूला, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले को आपने फॉलो कर लिया, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती, और अगर फॉर्मूले को आपने अपनाया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल बना नहीं सकती, ठीक है। तो इतना जो हम आपको ये लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है, इस लेक्चर का जो हमारा आपके जो उद्देश्य है, वो लेक्चर का सिर्फ उद्देश्य इतना है कि हमें तैयारी को करना कैसे है, तैयारी के दौरान क्या याद रखना है, एग्जाम हॉल के अंदर क्या याद रखना है, और जो लक आप कहते हो इसका मतलब आपके क्या होता है। तो ये तो हुआ हम लोगों का आपके यहां तक का आपके एक तरीका।